सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक केस है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है वर्टिकल सर्कल। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑब्वियस सी बात है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल की ट्रेजेक्टरी को डिस्क्राइब करता है। इसके अंदर स्पेशल बात ये होती है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम स्पीड कहते हैं वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। अब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेजेक्टरी बन रही है पार्टिकल की, ये पार्टिकल है हमारे पास और ये यू मूव कर रहा है। मतलब ये कि अगर तो एक रबर बैंड को मैं ले लेता हूँ, ये लेट से एक सर्कल है। अगर आप सर्कल यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है एक सर्कल है, लेकिन अगर आप इसको रोटेट करोगे, ये यू रोटेट करोगे तो ये एक तीर से ओवल नज़र आ रहा है, एक इलिप्स नज़र आ रहा है इसकी जगह पे। तो इसी वजह से इस लॉजिक के हिसाब से ये डायग्राम भी आपको सर्कल नज़र नहीं आ रही, ये एक इलिप्स बना हुआ है या ओवल जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास यूसीएम के लिए जहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही होती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक कह लो क्या कहते हैं, यहाँ पे एक आइडियल केस आता है और उस आइडियल केस के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन क्वांटिटीज़ होती हैं जो इस पार्टिकल पे या मास पे एक्सर्ट हो रहा होता है। वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है टेंशन और एक होती है वेलोसिटी। यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, यहाँ कोई कुछ नहीं होता, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी नहीं आ रही, आती है लेकिन इस केस में अभी नहीं आ रही। तो इसमें अगर आप गौर करो, अगर तो मैं इसको एक टॉप डाउन व्यू में देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो चेंज हो रही हैं और एक क्वांटिटी सेम है। वो ये है वो है वेट। एट एवरी पॉइंट ऑन दिस ट्रेजेक्टरी, हर पॉइंट पे चाहे पार्टिकल यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या कहीं भी हो, यहाँ पे हमारे पास हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो कह सकते हैं कि उसके अंदर ना ही डायरेक्शन की चेंजेस आ रही है ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो उस वजह से ये जो मतलब क्वांटिटी है ये हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन में हमारे पास जो और दूसरी और क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि वेलोसिटी और टेंशन को मैंने वैसे लेबल नहीं किया लेकिन ये टेंशन है, ये चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। और जिसकी चेंज होने की वजह ये या नज़र जो आ रहा है वो ऑब्वियसली ये कि इवन तो वेलोसिटी और टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम है हर पॉइंट पे, लेकिन ये जो टेंशन है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये पहले यूँ था, फिर यूँ हो गया, फिर यूँ। वेलोसिटी की भी यही यूँ था, फिर यूँ, फिर यूँ। तो जब वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो हम कंसिडर करते हैं कि वो उसके अंदर चेंजेस आई है। अब इसमें अगर तो हम लगाएं न्यूटन का लॉ, इसके ज़रिए इसको एनालाइज करने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अनलेस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्स ऑन अ पार्टिकल देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इंड्यूस इन द पार्टिकल। तो ये हमारे पास इसका लॉ था, उसको मैं ज़्यादा जनरल तरीके से लिखूँ तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे सिग्मा का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर केस में मास चेंज नहीं होता तो वो बाहर आ जाता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है। अब आप गौर करो, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि इवन दो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो उसका मतलब ये कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो उसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी और एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे ये किसी भी एक फोर्सेस की सम के बराबर है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको इस पे ले जाना चाहता हूँ। दुनिया में मैं पर्सनली जैसे एनालाइज करता हूँ सारे फोर्सेस को, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में ये आता है कि दुनिया में दो किस्म की फोर्सेस होती है। एक होती है नेचुरल फोर्स और एक होती है ड्राइव फोर्स। नेचुरल फोर्स वो समझ लो कि वो ऐसी फोर्सेस हैं जो नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट करती है दुनिया में, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर आप कह लो टेंशन भी, क्योंकि टेंशन भी नेचुरल फोर्स है। वो यूजुअली वैसे ये हुक्स लॉ से आता है, क्योंकि याद रहे ये जो स्ट्रिंग होती है ये परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल नहीं होती, ये हल्का सा एक्सटेंड करता है और उस वजह से क्या होता है यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, वो उसको कहते हैं हम टेंशन, लेकिन वो अभी हमारे काम का नहीं है। बहरहाल नेचुरल फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज आई हैं और इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से जो फोर्सेस पैदा होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अगर ड्राइव फोर्सेस की बात करें जो हमारे ए लेवल्स में हमारा कंसर्न है, उनमें से दो कह लो, एक एम ए है और एक ये एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ये कह लो ड्राइव फोर्स ऐसी फोर्स जो हमने खुद अपने दिमाग से बनाई है, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाई है, अपने फॉर्मूलाज वगैरह को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए। अब हम अगर तो इसकी डायग्राम को हम वापस ज़्यादा अच्छे से स्टडी करें तो हमें नज़र आएगा कि ये जो फोर्सेस हैं ये
ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो बन रही है इसके अंदर, वो कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो ट्रजेक्ट्री बन रही है वो एक कहते हैं सर्कल है, सर्कुलर ट्रजेक्ट्री। सर्कुलर ट्रजेक्ट्री की आसानी ये होती है कि हम लोग ना कहीं भी सारे पॉइंट बेसिकली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब ये कि जो कुछ भी इस पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे हो रहा है वो इस पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे होगा, वो इस पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे होगा, वो इस पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे होगा। मतलब सब जगह पे जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे जो हो रहा है उसके बराबर है। सही है। अब इसमें एक और बात आती है कि इसके अंदर, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है न्यूटन का लॉ यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग सारी की सारी क्वांटिटीज़ को दो क्वांटिटीज़ मतलब दो क्या लोग कहते हैं दो एक्सेस में डिवाइड कर दें। वो एक्सेस ऑब्वियसली बात है इस केस में मैं यूँ ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस ले रहा हूँ, ये वाई एक्सेस हो गया कि ये जो डायरेक्शन है ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, राइट। अब अगर आप गौर करो तो ये पार्टिकल कुछ यूँ मूव कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास क्या वाई एक्सिस में कोई चेंजेस आ रही है? मतलब आप अगर तो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो तो ऑटोमेटिकली आप ये कहोगे कि नहीं, वाई के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो यहाँ हो क्या रहा है, इसको मैथमेटिकली कैसे एनालाइज करें? वेल, इसके लिए हमें वापस अपने न्यूटन के लॉ को इन्वोक करना होगा, जो कि ये कहता है कि एफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू दिस। इसकी जनरल फॉर्म है। अब याद रखना जो मैंने डिस्कस किया था नेचुरल फोर्सेज और ड्राइव फोर्सेज का, ड्राइव फोर्सेज हमेशा एक साइड पे आती हैं जो कि राइट साइड होगी, और नेचुरल फोर्सेस हमेशा लेफ़्ट साइड पे आती हैं जो कि मतलब इस साइड पे आएंगी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जितनी भी नेचुरल फोर्सेस हैं आप बताओ कितनी होगी यहाँ पर? यहाँ पे तो दो ही है ना नेचुरल फोर्सेस, एक वेट और एक ये टेंशन। तो इन दोनों का सम जो है वेक्टर सम, ये बराबर है इसके। लेकिन ये ऑब्वियस बात है एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। ये तो सही है यहाँ तक आ गया, लेकिन इसमें अभी मसला ये है क्योंकि ऑब्वियस बात है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन को हमने कंसिडर नहीं किया इस फॉर्मूले में। इसमें सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया। तो एक तरह से ये समझने के लिए आसानी है लेकिन मैथमेटिकली गलत है। तो अगर आप गौर करो कि ये जो टेंशन है, टेंशन की अगर तो हम पहले सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सबको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं। अगर आप वेट को देखो तो वेट तो ऑटोमेटिकली वाई कंपोनेंट की ऑपोजिट साइड पे ही जा रहा है, तो वो उसके अलॉन्ग ही है कह लो। लेकिन टेंशन जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे अटका हुआ है। अगर तो मैं इसको बनाऊँ, मैं इसको इससे लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो ये यहाँ पर बन जाएगा और ये यहाँ पर बन जाएगा। ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली टेंशन का वो कंपोनेंट है जो कि मतलब इसके अलॉन्ग है। मैंने यहाँ पे वैसे एंगल मेंशन नहीं किया, लेकिन आप कहीं भी ले सकते हो। यूजुअली ज़्यादातर केसेस के अंदर ये होता है कि ये वाला एंगल यहाँ पर होता है। वेल, वैसे में ये थोड़ी ऑफ हो रही है डायग्राम, लेकिन समझ जाओ कि ये जो है, ये जो इंसिडेंट लाइन बना रहा हूँ ये इसके ऊपर कोइंसाइड कर रही है। तो अगर आप इसको गौर करो, टेंशन का वो वाला कंपोनेंट जो इसके अलॉन्ग बन रहा है, क्योंकि टेंशन के दो कंपोनेंट हैं, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसको रिजॉल्व करो जो इसको फॉलो करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस को फॉलो करता है और एक वो कंपोनेंट जो वाई को फॉलो करता है। तो टेंशन का वो कंपोनेंट जो इसको फॉलो करता है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं जो वाई एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते हैं। तो उस केस में क्या होगा? इस केस में हमारे पास फॉर्मूला कुछ यू बन जाएगा कि एफ इज इक्वल टू एफ वाई। एम एम वही रहता है, एम क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कंपोनेंट लो। तो ये आ गया वाई कंपोनेंट का बेसिकली हमारे पास चाहिए जो हमें चाहिए था। तो वाई कंपोनेंट में जो इन दोनों के कंपोनेंट है वो किसके बराबर होंगे? इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? वेट लेट से हम ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि वेट जो होता है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, बल्कि मैं वेट को काम करता हूँ नेगेटिव पे ले लेता हूँ क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेकिन टेंशन का एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस को फॉलो करता है वो ऑटोमेटिकली आप देख लो वाई एक्सिस के पैरेलल है। वैसे बाय द वे जो ऐसी दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं लेकिन पैरेलल होती हैं उनको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। सही है। तो अगर तो मैं इसको ड्रॉ लिखूँ सही से मैथमेटिक्स के फॉर्म में तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, टी कॉस थीटा इस वजह से है कि उसका कॉम्पोनेंट्स के अलॉन्ग है, वो इसके अलॉन्ग के बराबर होगा, ये इसके बराबर है। अब आप बताओ क्या ये पार्टिकल वाई एक्सिस के हिसाब से एक्सीलरेट कर रहा है? एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है अगर तो आप वाई एक्सिस को कंसिडर करो? नहीं हो रही, क्योंकि आप देखो तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है,
यूँ जा रहा है, फिर यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ, राइट। ये कभी यूँ नहीं जा रहा, ये कभी यूँ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आ रही। वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी ना, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जितनी थी वैसी ही रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन 0 है। तो ये 0 आ जाएगा, तो उसका मतलब ये 0 के बराबर है। 10 cos θ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। और अगर तुम उसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये है कि टेंशन कि cos θ का कंपोनेंट वेट के बराबर है। ये मैथमेटिकली हमने निकाला है इस चीज़ को। अगर आप एनालाइज करो तो खुद आप दिमाग लगा के देख सकते हो कि जब हम लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की, लेट्स से ये मतलब कह लो ये टाइम 0 था जब ये हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई और उसको हमने छोड़ दिया कि रिवॉल्व करने लग जाए, तो ये जो टेंशन होती है ये इस तरह से इसने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया कि इसका जो कंपोनेंट है जो ये इसके अलॉन्ग है वाई एक्सिस के, वो इसको कैंसिल आउट कर ले, ताकि ना ये पार्टिकल जो है ये ऊपर नीचे ना जा पाए। बेसिकली कायनात ने कह लो या पे कोई भी स्ट्रिंग या फिर जो कुछ भी कह लो कॉन्फ़िगरेशन, उसने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ, क्योंकि ये एंगल पे था, ये इसने अपने आप को बढ़ाने के लिए इस एंगल पे ये बढ़ा, उस वजह से ये तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ ये भी बनने लगा, ये भी बनने लगेगा ना, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है इसके एंगल के हिसाब से ये तो नेग्लिजिबल नहीं है, ये तो हट नहीं सकता, क्योंकि हमेशा इस एंगल पे है ना, ये इस तरफ से पॉइंट आउट कर रहा है, ये इस तरफ। तो ये हमेशा एक कंपोनेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंट्रीब्यूट करता है। ये बात समझ में आई। तो अगर तो मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूँ, मैं अगर तो यहाँ पे लिखूँ इस केस में हमारे पास ये मतलब हम वो वाली फोर्सेस और एक्सेलरेशन ले रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस को कंसिडर करती हैं सिर्फ। तो फोर्सेस वो जो एक्स एक्सिस को फॉलो करती हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं। वेट तो हो नहीं सकती, क्योंकि वेट का कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन टेंशन का एक कंपोनेंट है जो अलॉन्ग इसके एग्जिस्ट करता है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे टी साइन थीटा। और इसके अलावा और कुछ है नहीं जो नेचुरल, कोई और ऐसी नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती इस आइडियलाइज सिस्टम के अंदर जो कि इसको कंट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, ये m इसके बराबर है। अब ये जो है ये एक्सेशन याद रहे, ये हमारे पास एक ड्राइव फोर्स के बराबर है ना, जो हमने डिस्कस किया था, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ड्राइव फोर्स के बराबर होती है। तो हम इसके अंदर जो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करके हमने फॉर्मूला जो हमें दिया गया था वो हम लगा देंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन निकल गई। तो ये वाली पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी। अब आप इसके साथ जो कुछ करना चाहो कर लो, उन दोनों को डिवाइड करोगे एक दूसरे से तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये थीटा वेट और इन सब के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अगर तो आप एक दूसरे को मतलब आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप देखो ना। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी फ़िलहाल, इस वीडियो के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना था तो मैंने समझा दिया।